दोस्तों, लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है। यह सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है संविधान का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इससे पहले मैंने इसमें कुछ पढ़ा दिया है, जैसे संविधान सभा की मांग कैसे उठी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, और इस तरह मैंने कुछ टॉपिक कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, आखिर उनका क्या कार्य था। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं भी यूपीएससी का तैयारी करता हूं और मैं भी 2024 में एग्ज़ाम दूंगा आप लोग की ही तरह। दोस्तों, हम दोनों भाई मिलकर एग्ज़ाम को पास करेंगे और एक साथ प्रीलिम्स को निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ाता हूं, जैसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत समराइज तरीके से मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत का बुक है तो आप लोग निकाल लीजिए, आपको बहुत समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कोई मैटर नहीं करता कि आपका न्यू एडिशन है या पुराना वाला है, सब में एक ही जैसा दिया है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास जो भी बुक है बस चैप्टर निकाल लीजिए, 2 चैप्टर, और जो भी मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए उसमें, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। आखिर संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसका मुस्लिम लीग बहिष्कार करता है, ठीक है। और क्यों बहिष्कार करता है? क्योंकि अलग पाकिस्तान की मांग पर बल देता है कौन? मुस्लिम लीग। और इसलिए इसमें 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था इस बैठक में। और इस तरह फ्रांस के तरह ही सबसे वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना जाता है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को अस्थायी सदस्य चुना गया, तो वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना जाता है और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना जाता है, ठीक है। और बात करें उपाध्यक्ष की, तो 2 व्यक्ति उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरा बिट्टी कृष्णाचारी। ये 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी और बिट्टी कृष्णाचारी। सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है दोस्तों। और इस तरह एक इम्पोर्टेंट प्रस्ताव सामने आता है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और यह कौन पेश करता है? तो नेहरू पेश करते हैं। कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक रूप से उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। और यह उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की एक झलक थी। और आखिर इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया था दोस्तों? इस उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सी ऐसी चीज़ें कही गई थी जो अभी आप लोग के प्रस्तावना में निहित है। अभी जो आप प्रस्तावना देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न गणराज्य बनाएंगे, ये दोस्तों इसी उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है प्रस्तावना को, ठीक है दोस्तों। हम देखेंगे आगे की प्रस्तावना में क्या पढ़ना होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आखिर इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया दोस्तों? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र यानी आज़ाद और एक संप्रभु मतलब किसी का दबदबा ना हो हमारे ऊपर, हम किसी का गुलाम ना हो दोस्तों, हम किसी का बात नहीं माने, हम संप्रभु हो, अपने आप में प्रभु हो, हम अपने मन से किसी कार्य को करें, ठीक है दोस्तों। तो संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। और भविष्य के प्रशासन के लिए, यानी भविष्य में प्रशासन चलाने के लिए हम एक संविधान का निर्माण करते हैं, संविधान के निर्माण की घोषणा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला यही काम हुआ कि हम संविधान का निर्माण करते हैं, स्वतंत्र भारत बनाते हैं और संप्रभु गणराज्य घोषित करते हैं। दूसरा क्या बात है इस उद्देश्य प्रस्ताव में दोस्तों? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्य में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र और अन्य वे सभी क्षेत्र जो भी भारत में शामिल होना चाहेंगे वे भारत के संघ का हिस्सा होंगे। भारत के संघ का हिस्सा का मतलब क्या हुआ? भारत संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। आपको अनुच्छेद 1 में बताया गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी कोई भी राज्य भारत से
टूट कर अलग होने का अधिकार नहीं उसे, वो भारत से नहीं टूट सकता है। उसी को कहा जाता है कि भारत संघ। तो वह भारत संघ कौन होगा? तो भारतीय राज्य में जो भी शामिल होगा या ब्रिटिश भारत में जो भी शामिल क्षेत्र है या अन्य सभी क्षेत्र जो भारत से बाहर है, वे सभी भारत में शामिल होंगे तो वे भारत संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है दोस्तों। फिर क्या कहा गया? फिर कहा गया कि उक्त वर्णित सभी क्षेत्र और उनकी सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा? तो संविधान सभा करेगा। मान लेते हैं कोई राज्य शामिल हो गया, कोई बाहरी राज्य शामिल हो गया, तो उसकी सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा? तो वह संविधान सभा करेगा दोस्तों। और क्या करेगा कि यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेगी। यानी अगर राज्य चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेगी और तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियाँ उनको प्राप्त होगी, लेकिन केवल उन शक्तियों को छोड़कर जो संघ में निहित होगी। संघ में जो निहित है उन शक्तियों को छोड़कर उन्हें प्रशासन चलाने के लिए सभी शक्तियाँ मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें हमने देखा। उसके बाद देखा हमने चौथा कि आखिर इस उद्देश्य प्रस्ताव में चौथा बात क्या था। तो दोस्तों कहा गया कि भारत की जो सभी शक्तियाँ है, प्राधिकरण है, इसके अभिन्न अंग, सरकार के अंग, सभी का स्रोत क्या होगा? तो भारत की जनता होगी। कौन होगा? तो भारत की जनता होगी, यानी पब्लिक होंगे, लोग होंगे, ये सभी होंगे। किसका स्रोत होगा? तो शक्तियाँ का, प्राधिकरण का, अभिन्न अंग, सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी दोस्तों। ये चौथा बात कही गई उद्देश्य प्रस्ताव में। पांचवा बात क्या हुई तो दोस्तों? तो पांचवा बात यह कही गई कि भारत के सभी लोग जिसके लिए न्याय जरूरी है, उसे हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा देंगे और अवसर की समता भी देंगे, यानी सबको समान अवसर देंगे। विधि के समक्ष समता भी होगा, यानी सबको कानून के सामने सब समान है दोस्तों। किसी के सामने ये नहीं कि ज़्यादा इसको कानून मिलेगा, इसको ज़्यादा अधिकार है विधि बनाने का, इसे कम अधिकार है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिलेगी, यानी हम अपना विचार रख सकते हैं, हम किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, भ्रमण का मतलब हम कहीं घूमने की आज़ादी है दोस्तों। उसके बाद हमें संगठन बनाने की आज़ादी है। स्वतंत्रता, लोक नैतिकता को सुनिश्चित की जाएगी। आप मुझे बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में कितने अधिकार हमें दिए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो ठीक। तो ये हमने पांचवा बात देखी। फिर हमने छठा बात देखा कि दोस्तों अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में है। उसके बाद पिछड़े वर्ग हो गए, जनजातीय क्षेत्र के लोग हो गए, उनको हम पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। उन्हें हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, उन्हें किसी भी तरह के पड़ताल से हम बचाएंगे, उन पर किसी भी समस्या को नहीं आने देंगे दोस्तों, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। और क्या कहा गया दोस्तों कि हम संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? तो भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र, वायु क्षेत्र को सब देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। किसको? तो भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र, वायु क्षेत्र, जो तीनों क्षेत्र होता है ना, उसको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद आठवां बात कही गई कि हम भूमि को, प्राचीन भूमि, जो भी हमारे प्राचीन भूमि है, उसे हम विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाएंगे दोस्तों। और फिर विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देंगे और उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा दोस्तों। तो यह था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था दोस्तों? तो आप लोगों ने ही देखा कि अल्पसंख्यक को, पिछड़े वर्ग को, जनजातियों को, सबको सुरक्षा देंगे। प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार दिलाएंगे दोस्तों। संघ बनाने की आज़ादी, हमें अवसर की क्षमता, विधि की समक्ष क्षमता, विश्वास, अभिव्यक्ति, भ्रमण, सबकी स्वतंत्रता मिलेगी दोस्तों। और शक्ति एवं प्राधिकरण, सरकार के अंग, सभी का स्रोत क्या होगा दोस्तों? तो जनता होगा। फिर सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा? तो संविधान सभा करेगा। और क्या होगा कि हम भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करते हैं। भविष्य में प्रशासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। और इस तरह इस उद्देश्य प्रस्ताव का ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। पूछेगा कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया, तो इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। क्या क्या चीज़ें, बहुत आसान चीज़ है, जो आप सिंपल लाइफ में देखते हैं वही चीज़ है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह क्या हुआ कि 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है इस प्रस्ताव को, और संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना बनी। मैंने पहले ही बताया कि इसी के परिवर्तित रूप यानी परिवर्तन रूप संविधान की प्रस्तावना थी दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह संविधान में प्रस्तावना सामने आया दोस्तों।